नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध में भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने सेस्यूर के भाषा सिद्धांत पर विचार करना प्रारंभ किया था। कल के आपके ई व्याख्यान में आपको सेस्यूर का सामान्य परिचय और उनके भाषा सिद्धांत के बारे में परिचय करवाया गया था। सेस्यूर भाषा में प्रतीक व्यवस्था की बात करते हैं। ऐसी प्रतीक व्यवस्था जो पहले भाषा के क्षेत्र में या भाषा विज्ञान के क्षेत्र में नाम मात्र भी इसकी कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन सेस्यूर ने इसको अनिवार्य कहा था और भाषा को उन्होंने प्रतीक व्यवस्था ही कहा था। अब आज हम ये जानना चाहते हैं, आज आपके सामने ये स्पष्ट किया जाएगा कि सेस्यूर के अनुसार प्रतीक और भाषिक प्रतीक क्या हैं। सेस्यूर ने प्रतीक को कथ्य अर्थात सिग्निफाइड कहा है और अभिव्यक्ति सिग्निफिगर कहा है। सेस्यूर ने प्रतीक को अर्थात दो चीज़ों में से संबंधित करके देखा है, कथ्य और उसकी अभिव्यक्ति। उनके लिए प्रतीक कथ्य और अभिव्यक्ति के पक्षों से जुड़ी हुई एक संश्लिष्ट इकाई है, संश्लिष्ट एवं सार्थिक इकाई है। कथ्य और अभिव्यक्ति कि जो संश्लिष्ट ये इकाई है, इसके न तो दो स्तर हैं और न दो खंड हैं, अर्थात उन्होंने इन दोनों को पृथक नहीं माना है। कथ्य और अभिव्यक्ति, उन्होंने इन दोनों को एक ही वस्तु के दो पक्ष कहा है और कथ्य और अभिव्यक्ति के इसी एकीकरण का परिणाम है कि जो संप्रेष्य होता है, अर्थात जो एक से दूसरे तक प्रेषित किया जाता है, उस कथ्य के अभाव में अभिव्यक्ति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष के अभाव में कथ्य पक्ष प्रतीक के रूप में सिद्ध नहीं हो सकता है। अर्थात कथ्य और अभिव्यक्ति है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, संश्लिष्ट हैं, एक के बिना दूसरे की सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात जब तक कुछ कहने को नहीं होगा तो अभिव्यक्ति क्या होगी, और अभिव्यक्ति है तो कहने को अवश्य होगा। इसलिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी प्रतीक में अभिव्यक्ति पक्ष के आ जाने से उसका कथ्य पक्ष मन में तत्काल ही उभरता है। जैसे घोड़ा शब्द सुनते ही श्रोता के मन में कल्पना के साथ कथ्य उभर आता है। कथ्य अर्थात उसका कहना उभर आता है। जैसे ही घोड़ा शब्द कहा तो हमारे मन में वो कल्पना आ जाती है और मन में अवधारणा आ जाती है और साथ ही उसका अभिव्यक्ति पक्ष अर्थात उसका नाम भी आ जाता है। अर्थात घोड़ा शब्द मुंह से भी निकल जाता है। अर्थात जैसे ही कल्पना आई वैसे ही उसका उच्चारण या उसकी अभिव्यक्ति भी तत्काल ही आ गई है। इस कथ्य और अभिव्यक्ति के संबंधों की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के प्रतीकों का संकेत सेस्यूर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा परक प्रतीक, संकेत परक प्रतीक और सामान्य प्रतीक। अब हम देखते हैं कि जो प्रतिभा परक अर्थात जो आइकॉनिक साइन हैं वो क्या हैं। प्रतिभा परक प्रतीक में कथ्य और अभिव्यक्ति के संबंध का आधार सादृश्य होता है। अर्थात कहना जो कथ्य है, जो संप्रेष्य है, और जो अभिव्यक्ति है, उन दोनों में समानता का होना या एक जैसा होना या सादृश्य का भाव होना अति आवश्यक है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को पोर्ट्रेट या किसी देश विशेष का नक्शा सादृश्य तत्व के आधार पर अपने ही संकेतार्थ को अभिव्यक्त करता है। जैसे धुआं आग के होने का प्रतीक है, उमड़ते हुए बादल वर्षा का संकेत देते हैं, चेहरे का लाल होकर के तमतमाना, भावोद्रेक हो जाना लज्जा या क्रोध का संकेत करते हैं। तो ये संकेत परक प्रतीक हैं। यह कारण और कार्य संबंध जीवन के दूसरे व्यापारों में भी हमें दिखाई देता है। अर्थात जो संकेत परक प्रतीक होते हैं वो कार्य और कारण के साथ जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए औषधि की दुनिया में सिम्टम्स को देख करके रोग का पता लगाया जाता है, और इसी तरह से जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं उनमें चीज़ों के मूल्य और तत्संबंधी जो वितरण होता है, उन सूचनाओं के आधार पर आर्थिक ढांचे की प्रकृति का पता लगाया जाता है।
उसी प्रकार इन संकेत परक प्रतीकों में भी धुआं, बादल का होना और पानी की मौजूदगी, आग की मौजूदगी, इन सब का पता लगाया जाता है। अब इन दोनों प्रतीक प्रकारों के विपरीत जो सामान्य प्रतीक होते हैं वे अपनी प्रकृति में यादृच्छिक और रूढ़िपरक होते हैं। विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भाषा में यादृच्छिक और रूढ़िपरक शब्द, भाषा की परिभाषा में आपको बताया जा चुका है कि भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की व्यवस्था है। अब यादृच्छिक से तात्पर्य है कि जैसा कि मान लिया गया है। हर समाज विशेष में शब्द के लिए, किसी वस्तु विशेष के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए कोई शब्द मान लिया जाता है, वो यादृच्छिक होता है। अर्थात जैसे पानी शब्द है, पानी के लिए पूरी दुनिया में पानी, एक जो मूल रूप में पानी है वो एक ही है, लेकिन संसार में अनेकों भाषाएं हैं और उस पानी को बोले जाने के लिए या अभिव्यक्त किए जाने के लिए अनेकानेक प्रकार के शब्द हैं। जल, पानी, आब, वाटर, अनेक शब्द हैं, लेकिन पानी तो पानी है। इसीलिए कहा गया है कि ये यादृच्छिक और रूढ़िपरक व्यवस्था है। सामान्य प्रकृति में इन दो शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण है। यादृच्छिक होने के नाते सामान्य प्रतीकों के कथ्य और अभिव्यक्ति में कोई नैसर्गिक संबंध नहीं होता है, कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता है। वो संबंध एक माना हुआ संबंध होता है, समाज विशेष के लोगों के द्वारा स्वीकृत किया हुआ होता है। यही कारण है कि एक ही कथ्य को कई प्रकार से व्यक्त करना संभव होता है। रूढ़िपरक कहने का तात्पर्य यह है कि कथ्य और अभिव्यक्ति का संबंध समाज की स्वीकृत मान्यता पर आधारित होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, रूढ़िग्रस्त हो जाता है। जैसे पानी शब्द हम बोलते हैं या जल हम बोलते हैं, तो ये रूढ़िग्रस्त हो गया है हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा में। वस्तुतः यह संबंध अर्थ के उस पक्ष की ओर संकेत देता है जिसका आधार सामूहिक मानक का सिद्धांत रहता है। अब कहते हैं कि सेस्यूर ने जो ये तीन शब्द बताए हैं, तीन प्रतीकों की ओर संकेत दिया है: प्रतिभा परक प्रतीक, संकेत परक प्रतीक और सामान्य प्रतीक। सेस्यूर ने भाषिक प्रतीकों की प्रकृति पर विचार करते हुए ये भी संकेत दिया है कि अब तक के सभी भाषाविदों ने, सभी भाषा विचारकों ने स्पष्टतः या फिर छुपे हुए रूप में प्रच्छन्न रूप से ये मानते रहे हैं कि भाषिक प्रतीक मूलतः अपनी प्रकृति में सामान्य ही होते हैं। सामान्य प्रतीकों का मैंने आपको पहले बताया है कि सेस्यूर ने उसको यादृच्छिक और रूढ़िपरक माना है। पर सेस्यूर की इस बात पर आपत्ति थी कि किसी सच्चाई को स्वीकार करना एक बात है, अलग बात है, और उस सच्चाई को अपनी सैद्धांतिक योजना के भीतर स्थान देना अलग बात है। तो सेस्यूर के अनुसार पूर्व के जो भाषाविद थे, भाषा विचिंतक थे, उन्होंने इस व्यवस्था को कम आंका है या कम ध्यान दिया था। सेस्यूर की यही विशेषता रही है कि न केवल उन्होंने भाषिक प्रतीकों की यादृच्छिक और रूढ़िपरक प्रकृति की वास्तविकता को स्वीकार किया, अपितु अपने भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के केंद्र में उसे स्थापित किया, उसे प्रतिष्ठित भी किया। अर्थात जिस सामान्य प्रतीकों की व्यवस्था, जिसको यादृच्छिक और रूढ़िपरक माना गया है, उसको उन्होंने स्वीकार किया और अपने विचार, अपनी चिंतन प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान भी उन्होंने दिया। यह एक इस मान्यता की स्वीकृति में उन्होंने भाषा संबंधी अनेक मान्यताओं को जो रंग और रूप दिया, उन्होंने भाषा की देखने की दृष्टि और नजरिए को ही पूर्ण रूप से बदल डाला था। यह भाषिक प्रतीकों की यादृच्छिक और रूढ़िपरक प्रकृति का ही परिणाम है कि हमें भाषा में पर्यायवाची शब्द और उसकी अभिव्यक्तियां मिलती हैं। मैंने जैसे अभी आपको जल का उदाहरण दिया था, उसी भांति देखते हैं जैसे घोड़ा, उसको अश्व, तुरंग आदि एक ही कथ्य और प्रत्यय के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न इसके शब्द विद्यमान हैं। जैसे संस्कृत में अश्व
हिंदी में घोड़ा, अंग्रेजी में हॉर्स, रूसी में कोन्ने, फ्रेंच में शेवल आदि। पर क्या इन उदाहरणों के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा के ये प्रतीक नाम मात्र के दृष्टांत हैं? अर्थात ऐसा नहीं है। क्या भाषा एक नामों की व्यवस्था मात्र है? सेस्यूर ऐसा प्रश्न उठाते हैं। यदि मात्र ऐसा होता तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत ही सहज और सरल हो जाता। अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी में अनुवाद करते तो हिंदी नामों के स्थान पर अंग्रेजी के शब्द रखकर काम चला लेता। लेकिन जैसा कि हर अनुवादक जानता है, किन्हीं भी दो भाषाओं के संकेतार्थ, कथ्य, प्रत्यय आदि समान नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, समरूपी नहीं होते हैं। आपको इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझाया जाएगा। जैसे अंग्रेजी में ब्राउन रंग का शब्द है, इसको हिंदी में भूरा, मटियाला, कत्थई आदि के शब्दों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में केवल इसको ब्राउन कह दिया जाता है। ऐसे ही अंग्रेजी में अंकल शब्द में हिंदी के ताऊ, चाचा, मामा, मौसा, फूफा आदि शब्द समा जाते हैं। इसी तरह सिस्टर इन लॉ अभिव्यक्ति के भीतर भी ननद, साली, भाभी आदि हिंदी के कई संकेतार्थ मिलते हैं। तो ये सभी तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि भाषा केवल एक नाम पद्धति नहीं है, क्योंकि हर भाषा की अपनी भौतिक और अनुभव संसार अपने अपने ढंग से व्यवस्थित करती है। भाषा पूर्व निर्धारित जगत और उसकी वस्तुओं में केवल नाम ही नहीं ढूंढती है, अर्थात नाम के अतिरिक्त अन्य संबंध हैं, अपने अनुभव खंडों को वो आयोजित नियोजित करती है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न मार्ग तलाशती है, ढूंढती है, खोजती है। अर्थात भाषा एक नाम व्यवस्था नहीं है, उसके अपने अनुभव खंड होते हैं जो बोलने वाले समाज में पूर्व निर्धारित होते हैं, जिसको रूढ़ि परक या यादृच्छिक कह दिया जाता है। इसलिए भाषा में परिवर्तन भी संभव है। उदाहरण के लिए कृष्ण से कान्हा शब्द बनना संभव है, भले ही दोनों शब्द एक ही संकेतार्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह अभिव्यक्ति और कथ्य पक्ष के यादृच्छिक संबंधों का ही परिणाम है कि हमने इसको कैसा स्वीकार किया है और कैसा माना है। भाषिक प्रतीकों में पाई जाने वाली अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच की प्रक्रिया भी इसका उदाहरण है। अर्थ विस्तार अर्थात कोई शब्द कैसे विस्तृत बहुत सारी चीज़ों को अपने में समा लेता है, और अर्थ संकोच से अर्थात वो कैसे विस्तृत अर्थ एक शब्द विशेष के लिए संकुचित हो जाता है। आपको इसका उदाहरण देती हूँ। जैसे तेल शब्द पहले तिल के तेल को ही प्रकट करता था, लेकिन अब यह प्रतीक अपने संकेतार्थ का अर्थात अर्थ विस्तार करके ये तेल मात्र को संकेतित करता है। अर्थात अब तिल का तेल नहीं, हर तेल के लिए तेल शब्द ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार मृग शब्द पहले किसी भी जानवर के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन अब ये संकुचित होकर के अर्थ हरिण विशेष के लिए, एक जानवर विशेष के लिए हो गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों कि भाषिक प्रतीक एक दूसरे अर्थ में यादृच्छिक भी होते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि चाहे भाषा का अभिव्यक्ति पक्ष हो या कथ्य पक्ष, इसमें के जो उपादान होते हैं वो अंतर प्रवाही होते हैं, सतत प्रवाही होते हैं, अर्थात निरंतर कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम रूप ध्वनि को ही लें। सामान्य सी बात है कि हमारी अभिव्यक्ति ध्वनि के द्वारा ही होती है। ध्वनि अर्थात जो उच्चारित की जाती है और एक से चल करके वक्ता से चल के श्रोता तक प्रवाही होती है। किसी शब्द या वाक्य को बोलने के समय ध्वनि प्रवाही होती है। तो इसका एक उदाहरण सेस्यूर के द्वारा दिया गया है कि जैसे रंगावली होती है, उसके स्पेक्ट्रम को लिया जाए तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसमें रंगों का अनवरत प्रवाह जैसे होता रहता है। रंग उसी भांति ध्वनि का प्रवाह भी होता है। सेस्यूर ने यह संकेत दिया है कि ध्वनि या रंगावली का कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं है, लेकिन प्रत्येक भाषा समुदाय ने इसको यादृच्छिक ढंग से विभाजित कर लिया है। अर्थात जैसे जल है, उसका कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं है, लेकिन
प्रत्येक भाषा समुदाय ने इसको अपने अपने ढंग से भिन्न भिन्न नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम क वर्ग की ध्वनियों पर ही ध्यान दें तो जहाँ उर्दू बोलने वाले क, क, ख में विभेद करते हैं, वहाँ अंग्रेजी बोलने वाले स्काई के क, काउ COW क और के और ख में कहीं अंतर करते ही नहीं हैं। तो सेस्यूर की बहुत बड़ी जिज्ञासा ये थी, जानना वो चाहते थे कि अगर हर भाषा अभिव्यक्ति और कथ्य के उपादान को अपने अपने ढंग से विभाजित करती है, तब इस विभाजन का आधार क्या है। एक गहरा प्रश्न है कि वास्तव में इतना किसी के लिए क ख में मामूली सा अंतर है और कोई क की ख कहीं कोई अंतर नहीं होता, तो इनका आधार क्या है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि वे कौन सी भाषिक प्रक्रिया है जो हमारे प्रत्यक्षण का संकेतन करती है, अर्थात एनकोडिंग करती है। प्रत्यक्षण की इस प्रक्रिया का आधार क्या है जो क, ख ऐसे विभिन्न ध्वनियों को उनकी तमाम भौतिक विभिन्नताओं के बावजूद अंग्रेजी भाषा भाषी को एक जैसा ही अनुभव कराती है। अंग्रेजी भाषा भाषी को उनमें कोई भेद ही नहीं नजर आता है। इस निर्धारण का, इस आइडेंटिफिकेशन के पीछे के व्यापार का क्या रहस्य है, ऐसा सेस्यूर ने जानना चाहा था। इन्हीं सवालों के बीच उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया था कि भाषा के प्रतीकों की वास्तविक प्रकृति क्या है। तो विद्यार्थियों, हम अगले व्याख्यान में सेस्यूर के इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे कि भाषा के प्रतीकों की वास्तविक प्रकृति क्या है। धन्यवाद।